साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर के अंतर्गत 25 नवंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिट मैक्स 20 के बारे में। तो देख लेते हैं सिट मैक्स 20 है क्या। तो यह जो सिट मैक्स 20 है, यह भारत और थाईलैंड तथा सिंगापुर के बीच में एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें याद रखिएगा, सिट मैक्स में भारत, थाईलैंड और सिंगापुर। इसमें सिट मैक्स में सिट ले लीजिए तो सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। तो ये 3 देशों के मध्य में त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है और इसका नवीनतम संस्करण जो है वो अंडमान सागर में आयोजित किया जा रहा है। और यह अभ्यास जो है कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र बिना किसी संपर्क के सिर्फ सागर में आयोजित किया जा रहा है। और इस जो ये अभ्यास है, युद्धाभ्यास, इसका लक्ष्य जो है तीनों मित्र देशों और शीतकालीन पड़ोसियों के बीच में शांति काल में समन्वय, सहयोग और साझेदारी का विकास करना है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसका नाम सिटमैक्स है। ऐसा ही मिलता जुलता नाम एक है सिम्बैक्स, SIMBEX, सिम्बैक्स अभ्यास। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। सिम्बैक्स जो है इसमें भारत और सिंगापुर शामिल है, जबकि सिटमैक्स में भारत, थाईलैंड और सिंगापुर, सिंगापुर दोनों में है, सिटमैक्स में भी और सिम्बैक्स में भी है। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं हैं। आगे चलते हैं। अगला है सीमांत राजमार्ग परियोजना के बारे में, या इंग्लिश में कहें तो फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में। तो यह जो आपका टॉपिक है, यह जीएस का जो मुख्य परीक्षा का पेपर है, इसका प्रश्न मतलब जीएस का पेपर नंबर 3, जिसके तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, ये वाला जो टॉपिक दिया गया है इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि भारतीय और चीनी सेनाओं के मध्य मई 2020 में हुए लद्दाख गतिरोध के बाद से अरुणाचल प्रदेश द्वारा युद्ध जैसी परिस्थितियां होने पर सैन्य बलों की तीव्र आवाजाही में सुगमता के लिए भारत तिब्बत सीमा से लगे हुए एक महत्वाकांक्षी फ्रंटियर राजमार्ग परियोजना पर जोर दिया जा रहा है। ये जो सीमांत राजमार्ग परियोजना है, फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट, इसे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे तथा मांगो थिंगबू विजयनगर बॉर्डर हाईवे भी कहा जाता है। और यह 2000 किलोमीटर लंबी सड़क जो है मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन की बॉर्डर को डिसाइड करती है, मतलब इसके मध्य में जो सीमा लगती है इसे ही मैकमोहन रेखा कहते हैं। जबकि रेड क्लिफ कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के मध्य में। तो यह 2000 किलोमीटर लंबी सड़क मैकमोहन रेखा के साथ साथ चलती है। और यह कहाँ से होकर गुजरती है? तो यह ट्रांस अरुणाचल हाईवे के बीच से होते हुए और अरुणाचल पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो कि असम की सीमा के साथ तलहटी में है, इसके साथ अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख राजमार्गों के रूप में लुक ईस्ट कनेक्टिविटी जो हमारी भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी है, अर्थात जो पड़ोसी देशों के संबंध, तो वो जो लुक ईस्ट कनेक्टिविटी है उसकी अवधारणा को ये आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा यह जो हाईवे या जो राजमार्ग है, यह अरुणाचल प्रदेश की तलहटी में भैरवकुंड, असम और भूटान की त्रिक संधि या ट्राई जंक्शन पर प्रस्तावित जो पूर्वी पश्चिमी औद्योगिक गलियारा है, इस राजमार्ग से होकर गुजरेगा। ठीक है, जो प्रस्तावित पूर्वी पश्चिमी औद्योगिक गलियारा है वो इसी राजमार्ग से होकर के गुजरेगा और पूर्वी सियांग जिले में रुकसिन तक जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में रुकसिन तक जाएगा। और यह जो राजमार्ग है दिवांग वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरेगा, जिससे पर्यावरणीय मुद्दे उठने की संभावना है। तो यहाँ महत्वपूर्ण है, यह पूछा जाए कि यह जो आपका फ्रंटियर सीमांत राजमार्ग परियोजना अरुणाचल प्रदेश की है, इससे यह किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरेगी? तो यह दिवांग वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर के गुजरेगी। आगे चलते हैं। अगला है कालेश्वर सिंचाई परियोजना के संबंध में। तो अभी हाल ही में एनजीटी के द्वारा कहा गया कि कालेश्वरम सिंचाई परियोजना को कानून का उल्लंघन कर पर्यावरण मंजूरी दी गई थी। तो यह जो हमारा टॉपिक है, यह मुख्य परीक्षा के जो जीएस का प्रश्न पत्र नंबर 3 है, इसके तहत पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, ये वाला जो शीर्षक है टॉपिक का, इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा एक निर्णय में कहा गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिसे शॉर्ट में हम लोग KLIP कह सकते हैं, इसको आवश्यक कार्य पूरा हो जाने के बाद कानून का उल्लंघन कर
पूर्वव्यापी, इसको इंग्लिश में कहें तो एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी या इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रदान की गई थी। तो इसी के संदर्भ में ये एनजीटी ने कहा है। अब इस पे आगे की राह क्या होगी? तो आगे की राह यह है कि जवाबदेही तय की जाए, एनजीटी के द्वारा कहा गया, और उपचारात्मक उपाय किए जाए। इसके अलावा इस उद्देश्य के लिए एनजीटी द्वारा पर्यावरण मंत्रालय को इस मामले की जांच करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय विशेषज्ञता वाले, जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हों, ऐसे लोगों की 7 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का भी निर्देश पर्यावरण मंत्रालय को एनजीटी के द्वारा दिया गया है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण ये कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बारे में जानना है कि यह कहाँ पर है और किस नदी पर है। तो यह जो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, इसको पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश जब आंध्र प्रदेश डिवाइड नहीं था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश में प्राणहिता चेवेल्ला परियोजना कहा जाता था। क्या? प्राणहिता चेवेल्ला परियोजना। तो फैक्ट ये 2-3 कथनों के रूप में क्वेश्चन में दे सकता है कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पहले प्राणहिता चेवेल्ला परियोजना भी कहा जाता था, तथा तेलंगाना के गठन के पश्चात 2014 में ही तेलंगाना गठन हुआ है, तो 2014 में इसे कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के रूप में तैयार किया गया। और इसका उद्देश्य जो है, गोदावरी के बाढ़ के पानी का दोहन करके तेलंगाना को सूखा मुक्त बनाना है। मतलब जब बरसात का सीज़न नहीं होता है तो उस समय जब बरसात का बाढ़ का पानी होगा, उस पानी को कलेक्ट करके जब सूखे का सीज़न होगा तो उस समय तेलंगाना को की जो जल की आवश्यकता है या पानी की जो आवश्यकता है सिंचाई और पेयजल के लिए, उसकी पूर्ति की जा सके। तो इस प्रकार से याद रखिए, कालेश्वरम सिंचाई परियोजना जो कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में है। और यह परियोजना जो है तेलंगाना के भूपलपल्ली जिले के कालेश्वरम नामक स्थान पे गोदावरी नदी पर एक निर्माणाधीन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, अभी यह पूरी तरीके से निर्मित नहीं हुई, अभी इसका निर्माण चल रहा है। तो याद रखिएगा, यह किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। तथा यह परियोजना जो है प्राणहिता नदी और गोदावरी नदी के संगम स्थल से आरंभ होती है। जहाँ पे इन दोनों का संगम हो, वहीं पे आरंभ होती है। और ध्यान रखिएगा, प्राणहिता या इसे प्रवाहिता नदी भी कहते हैं, यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। थोड़ा सा गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी के उद्गम को यदि देखें तो इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक पहाड़ी के कालसूबाई नामक स्थान से, मतलब नासिक में कालसूबाई नामक स्थान है, वहाँ पे जो त्र्यंबक पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिरती है। यदि इसके सहायक नदियों की बात करें तो इसकी कई सारी सहायक नदियाँ जैसे कि प्रवरा, मूला, दुधना, मंजरा, इसी में से प्रवाहिता या प्राणहिता, इसके अलावा इंद्रावती, किनारा सानी, सबरी, ये सब इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तथा यह जो गोदावरी नदी है, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। और इसी नदी पर राजमुंदरी के निकट, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है, तो राजमुंदरी के निकट एनीकट बांध बनाया गया। तो कई बार पूछा जा सकता है कि एनीकट बांध किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है। अब थोड़ा सा ये जो कालेश्वरम सिंचाई परियोजना है, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, इसके महत्व को देख लें। तो गोदावरी नदी के पानी का रिवर्स पंपिंग और भंडारण द्वारा उपयोग किया जाएगा। मतलब बाढ़ के पानी को क्या किया जाएगा? भंडारण किया जाएगा। और जब सूखा पड़ेगा, सूखे की स्थिति में जब बरसात नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में इससे सिंचाई और पेयजल की सुविधा की प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो इसके माध्यम से 38 लाख एकड़ भूमि में कृषि सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। यह परियोजना मिशन काकतीय और मिशन भागीरथ परियोजना है, जो कि आपके तेलंगाना की एक प्रकार से जल परियोजनाएं हैं, पेयजल परियोजनाएं हैं, इसमें भी सहायता प्रदान करेगी। तथा यह परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो पूरी हो जाने पर यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई और पेयजल प्रणाली या परियोजना होगी। आगे चलते हैं। अगला है अंतर संसदीय संघ के बारे में, या इंग्लिश में कहें तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, IPU के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें तो अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है, ये राष्ट्रीय संसदों का वैश्विक संगठन है। मतलब विभिन्न देशों के जो पार्लियामेंट हैं उनका ही एक संगठन है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो ये वर्ष 1889 में, तो इसकी उत्पत्ति या स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा, वर्ष 1889, 1989 नहीं, 1889 में सांसदों के एक छोटे समूह के रूप में स्थापना की गई थी।
इसका जो उद्देश्य था वो संसदीय कूटनीति और बातचीत के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना था। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें विश्व के विभिन्न देशों की 179 संसदें जो पार्लियामेंट हैं तथा 13 सहयोगी सदस्य और समूह के उद्देश्य के प्रति अभिरुचि रखने वाली दुनिया भर के सांसद जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। और आईपीयू का अर्थात अंतर संसदीय जो ये यूनियन है इसका जो नारा है वह है लोकतंत्र के लिए सभी के लिए, इंग्लिश में कहें तो फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। अब यह चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए आया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात जो कैग हैं वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू को 3 साल के लिए के कार्यकाल के लिए आईपीयू जिनेवा का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। तो याद रखिएगा किसे चुना गया है, तो वर्तमान में भारत के जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू इनको चुना गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये जम्मू कश्मीर जब 2 राज्यों में 2 संसदीय प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के ये पहले उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और इसके बाद इन्हें कैग बनाया गया अर्थात भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। और यदि आईपीयू के मुख्यालय की बात की जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। आगे बात कर लेते हैं विश्व मत्स्य दिवस के बारे में, वर्ल्ड फिशरीज डे के बारे में। तो संपूर्ण विश्व में सभी मछुआरों, मछली पालकों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत वर्ष 1997 में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स की बैठक में की गई थी। इस बैठक में 18 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और एक विश्व मत्स्य मंच वर्ल्ड फिशरीज फोरम का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा वर्ल्ड फिशरीज फोरम का गठन कब किया गया था? 1997 में नई दिल्ली में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो भारत जो है वर्तमान में विश्व जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन करने वाला विश्व का दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। पहले नंबर पे कौन है? चीन है। इसके अलावा भारत जो है वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 7.7% का योगदान देता है और मछली उत्पादों के वैश्विक निर्यात में चौथे स्थान पर है। मतलब निर्यातकों में भारत जो है चौथे स्थान पर है, उत्पादक में दूसरे स्थान पर है। तथा मछली पालन के जो क्रियाकलाप है इसको प्रोत्साहन देने के लिए अभी हाल ही में एक योजना लाई गई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको सितंबर 2020 में प्रारंभ किया गया और यह योजना 5 वर्ष के लिए लाई गई है। 2020 से लेकर 2024-25 तक यह योजना कार्य करेगी। और इस योजना का, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो टारगेट है या जो उद्देश्य है या लक्ष्य है वह है कि 2024-25 तक जो मछली उत्पादन का जो स्तर है उसको 22 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचाना है। इसके अलावा जो वर्तमान में इसमें रोजगार मिला है उस रोजगार के अतिरिक्त 55 लाख अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना है। आगे चलते हैं, अगला है भारत में कट्टरता की स्थिति पर अध्ययन के बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहली बार भारत में कट्टरता की स्थिति पर एक शोध अध्ययन को मंजूरी दी है। यह जो अध्ययन या स्टडी है यह कानूनी रूप से कट्टरता अर्थात रेडिकलाइजेशन को परिभाषित करने और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 UAPA 1967 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में संशोधन का सुझाव देगा। याद रखिएगा UAPA एक्ट कब का है? 1967 का है। यह अध्ययन जो किया जाएगा यह धर्म तटस्थ होगा और तथ्यों और इसके तहत दर्ज किए गए मामलों की जांच की जाएगी। अब प्रश्न उठता है इसकी आवश्यकता क्यों है? तो आवश्यकता इसलिए है कट्टरता को अभी तक कानूनी रूप से परिभाषित किया जाना बाकी है। मतलब अभी तक कानूनी रूप से कट्टरता को परिभाषित नहीं किया गया है। इसका खामियाजा क्या होता है? इससे पुलिस का दुरुपयोग होता है। इसके अलावा यह UAPA 1967 के लिए आवश्यक संशोधनों हेतु सुझावों की भी आवश्यकता को पूर्ति करेगा, क्योंकि UAPA एक्ट जो है 1967 का है। अब काफ़ी लंबा टाइम बीत गया तो इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए। तो क्या संशोधन होने चाहिए आज के परिवेश में, उसके बारे में भी इसमें सुझाव दिए जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला है ऑस्ट्रेलिया द्वारा अस्थायी तौर पर इसरो उपग्रह ट्रैकिंग सुविधाओं का प्रबंधन के बारे में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसियां ऑस्ट्रेलिया में अस्थायी रूप से भारतीय ट्रैकिंग सुविधाओं को उपयुक्त स्थानों पर स्थापित करने हेतु मिलकर काम कर रही हैं।
अस्थायी रूप से। ठीक है, इन ट्रैकिंग सुविधाओं में पृथ्वी निगरानी और डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष जीवन विज्ञान आदि सम्मिलित हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे भारत की जो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसे 2022 में एग्जीक्यूट किया जाना है, मतलब 2022 में भेजा जाना है, तो इसमें सहायता मिलेगी। तथा भारत ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष सहयोग के लिए वर्ष 2012 में दोनों देशों के मध्य औपचारिक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। तो इसी समझौते के तहत ये जो अभी वर्तमान में इन दोनों के मध्य में सहयोग किया जा रहा है, वो इसी जो 2012 का समझौता था उसी के अंतर्गत किया जा रहा है। आगे चलते हैं राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 के बारे में। नेशनल न्यूबॉर्न वीक 2020, तो इसे प्रतिवर्ष 15 से 21 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। और 2020 के लिए जो थीम है इसकी, वह है हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता, गरिमा, यह इसकी थीम है, तो इसको याद रखिएगा। और इस सप्ताह को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में नवजात शिशु स्वास्थ्य के महत्व को सुदृढ़ करना और नवजात अवधि में शिशुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सुधार करके शिशु मृत्यु दर को, जो मोर्टेलिटी रेट है, उसको कम करना। इसके अलावा भारत जो है 2014 में ग्लोबल एवरी न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के अनुरूप नवजात कार्य योजना न्यूबॉर्न एक्शन प्लान INAP शुरू करने वाला पहला देश बना था। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो रोके जा सकने वाली नवजातों की मौत और जन्म के समय मृत पाए जाने की जो समस्या है उसको खत्म करना। तथा अगला है आवास दिवस और आवास सप्ताह के बारे में। तो नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नामक ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका जो उद्देश्य था यह था कि वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना ग्रामीण स्तर पर। यह जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसके शुभारंभ की वर्षगांठ मनाने के लिए हर वर्ष 20 नवंबर को आवास दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तो आवास दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। इस कार्यक्रम में यह परिकल्पना की गई थी कि वर्ष 2022 तक सभी आधारभूत सुविधाओं से संपन्न 55 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मकानों का निर्माण कार्य संपन्न किया जाएगा। मतलब ग्रामीण स्तर पर 55 करोड़ मकानों को निर्मित किया जाएगा। अगला है आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक सम्मेलन के बारे में, या इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसीज। तो हाल ही में आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी पर चौथा वैश्विक सम्मेलन, कौन सा? चौथा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन इंटरपोल, यूरोपोल और बेसल संस्थाओं के द्वारा किया गया। अब इसमें पार्टिसिपेट किसने किया? तो कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका, वित्तीय खुफिया इकाइयाँ, विभिन्न देशों की, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके देखें तो यह जो सम्मेलन है वर्ष 2016 में स्थापित क्रिप्टो करेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग पर गठित एक जो कार्य समूह थी, इसकी ही एक इनिशिएटिव या पहल है। और इसे वर्चुअल संपत्तियों और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित वित्तीय अपराधों और खुफिया मामलों की जांच के लिए ज्ञान, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम विधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इंटरपोल की चर्चा कर लें। इंटरपोल, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1923 में, कब? 1923 में ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में की गई थी। और इसका वर्तमान में, या इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहें तो कहाँ पे है? लियोन, LION, लियोन। और लियोन कहाँ पे है? ये फ्रांस में है। तो याद रखिएगा इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस के लियोन में। अधिकतर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उसके हेडक्वार्टर आपके स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होते हैं। इसका कहाँ है? फ्रांस के लियोन में। और इसकी स्थापना 1923 में होती है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।